हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं यूजीसी नेट के। आई होप कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे से हो रहे होंगे, और जिन लोगों के एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सभी के एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है, उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे अक्सर बच्चों को डर लगता है, कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, ठीक है, और डाउट्स रहते हैं बहुत सारे कि व्याप्ति क्या है, पक्ष किसको कहते हैं, हेतु क्या होता है, फायर को हम साध्य कहेंगे या फिर पक्ष कहेंगे, समव्याप्ति और असमव्याप्ति क्या होता है, कितने टाइप्स की व्याप्ति होती हैं, अनुमान के जो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें याद भी नहीं हो पाती हैं और इनमें कन्फ्यूज़न भी रहता है। तो आज हम इस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि आपको एक तो चीज़ें हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स की हेल्प से समझेंगे, जो आपको आगे कभी भी इन चीज़ों को याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम श्योर। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठना, ताकि जो भी चीज़ मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको वो आप साथ साथ में नोट करते रहो। लिखना बहुत ज़रूरी है, हैंड रिटन नोट्स होना आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस चैनल पर जो भी क्लास लेती हूँ, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन में आपको समझा सकूँ, अपनी आम भाषा में आपको समझा सकूँ, ताकि आपका उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे और वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, 1-2 टॉपिक्स ही बाकी हैं बस, उनको भी हम जल्द ही कवर कर लेंगे और उसके बाद हम अपना रीजनिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसीलिए आप लोग चैनल पर बने रहना, क्योंकि यहाँ पर हम टॉपिक वाइज चीज़ें कर रहे हैं, यूनिट वाइज चल रहे हैं, एक एक यूनिट को पूरा कवर करके तब अगली यूनिट पर मूव करते हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ओके। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिन लोगों ने भी अभी तक लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से नहीं पढ़ा है, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर चेक करना। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने चीज़ों को समझाया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझ आएंगी सारी चीज़ें। तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, ओके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब व्याप्ति को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है? माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म। अगर आपने आर्ग्यूमेंट वाली क्लास देखी है या स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और मोड एंड फिगर, ये सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि माइनर, मेजर, मिडिल क्या होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं अभी पहले आपको समझा देती हूँ, क्योंकि व्याप्ति समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा माइनर टर्म क्या होता है, मेजर टर्म क्या होता है और मिडिल टर्म क्या होता है, इसको हम पहले देख लेते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। माइनर टर्म होता है किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, कंक्लूजन का जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हम कहते हैं माइनर टर्म। अब कंक्लूजन क्या होता है? देखो, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट किसको कहते हैं? आर्ग्यूमेंट को हम नॉर्मली कह देते हैं कि बहस या तर्क वितर्क, कि भाई आर्ग्यूमेंट हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको हम आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी आर्ग्यूमेंट का, कि 2 होते हैं, कोई भी 2 स्टेटमेंट होते हैं। कोई भी स्टेटमेंट कह सकते हो आप, स्टेटमेंट कह सकते हो, प्रीपोजिशन कह सकते हो, ठीक है। प्रीपोजिशन या प्रीमाइस या स्टेटमेंट, तीनों कह सकते हो, तीनों एक ही बातें हैं। तो अगर प्रीमाइस 1 कोई एक स्टेटमेंट है और फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट के बाद अगर कोई उन स्टेटमेंट के बेस पर कोई कंक्लूजन दिया जाता है, उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट को मिलाकर हमारा बनता है आर्ग्यूमेंट। जैसे स्टेटमेंट 1 है यहाँ पर, यानी कि प्रीमाइस 1 है, प्रीमाइस 1 है हमारा ऑल ए आर बी, ये है एक स्टेटमेंट। सेकेंड हमारा प्रीमाइस है ऑल बी आर सी। अब इससे हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे? दैट ऑल ए आर सी, यहाँ ए बी की जगह कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है दैट ऑल मैन आर ऑनेस्ट, उसके बाद हो सकता है ऑल ऑनेस्ट आर इंटेलिजेंट, एंड देन उसका कंक्लूजन हो सकता है ऑल मैन आर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। 2 प्रीमाइस और एक कंक्लूजन मिलकर बनाते हैं हमारा आर्ग्यूमेंट। अब मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म का हमें किससे पता चलता है? हमें पता चलता है कंक्लूजन से, ठीक है। माइनर टर्म और मेजर टर्म का पता चलता है कंक्लूजन से, और जो कंक्लूजन में एब्सेंट होता है वो होता है हमारा मिडिल टर्म। कैसे?
माइनर टर्म क्या है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन, ये हमारा कंक्लूजन है, सी फॉर कंक्लूजन, सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑल तो होता है हमारा मूड, ये ऑल जो है ये हमारा मूड एंड फिगर में हम पढ़ चुके हैं, ये तो होता है हमारा मूड। अब ये जो ए है ये होता है हमारा सब्जेक्ट, क्या होता है ये हमारा सब्जेक्ट, ए होता है हमारा सब्जेक्ट, यानी स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद जो सी होता है ये होता है हमारा प्रेडिकेट, तो ये हो गया सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन ए और प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन हो गया सी। मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे से मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ इस चीज़ को आपको, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से जाकर देख लेना। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ए और सी हो गया हमारा क्या, प्रेडिकेट। तो ये तो हो गए हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट को हम कहते हैं माइनर टर्म और जो हमारा प्रेडिकेट है उसे कहते हैं हम मेजर टर्म। तो यहाँ पर जो ए है वो हुआ हमारा माइनर टर्म और जो सी है वो हुआ हमारा मेजर टर्म, और जो कंक्लूजन में एब्सेंट होता है उसको हम कहते हैं मिडिल टर्म। देखो कंक्लूजन में क्या एब्सेंट है, बी, बी कहाँ प्रेजेंट है, प्रीमाइस 1 में भी है, प्रीमाइस 2 में भी है, तो जो दोनों प्रीमाइस में होता है उसे कहते हैं मिडिल टर्म और जो कंक्लूजन में एब्सेंट होता है उसे कहते हैं मिडिल टर्म। ये दोनों ही चीज़ें उसे आप याद रख सकते हो, एक तो ये कि कंक्लूजन में जो एब्सेंट होगा या फिर दोनों प्रीमाइस में जो प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को दूसरा नाम क्या है, हेतु या लिंगा। अगर लिंगा पूछा जाए आपसे कि लिंगा क्या होता है, मिडिल होता है, माइनर होता है या मेजर टर्म होता है, आपका आंसर होना चाहिए कि लिंगा होता है मिडिल टर्म, ठीक है, जो कि एब्सेंट होता है कंक्लूजन में। देखो यहाँ पर बी नहीं है, इस पूरे कंक्लूजन में बी नहीं है, तो हमने क्या देखा, माइनर टर्म हमारा क्या हुआ ए, मेजर टर्म हमारा क्या हुआ कंक्लूजन का प्रेडिकेट सी, और जो मिडिल टर्म है वो क्या हुआ हमारा जो कंक्लूजन में एब्सेंट है और दोनों प्रीमाइस में प्रेजेंट है। ये तो हमने देखा इन तीनों टर्म्स के बारे में। अब अगर इंडियन लॉजिक के केस में हम इन तीनों को समझते हैं, ठीक है, इंडियन लॉजिक के केस में इन तीनों का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। किस तरीके से चेंज होता है और कैसे पूछे जाते हैं आपसे सवाल, ये हम अब डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन लॉजिक में मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म का मतलब क्या होता है। आपको एक स्टेटमेंट दिया, इफ़ वी सी स्मोक ऑन ए हील, मतलब एक स्टेटमेंट है कि अगर हम हील पर धुआं देखते हैं तो हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ज़रूर हील पर आग लगी हुई है, ठीक है। इफ़ वी सी स्मोक ऑन ए हील वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी फायर, यानी अगर पहाड़ी के पीछे धुआं दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि ज़रूर पहाड़ी पर आग लगी हुई है। हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि आग लगी हुई है पहाड़ी पर और इसीलिए धुआं दिखाई दे रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें तीनों जो है टर्म आते हैं हमारे, मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म। अब मिडिल टर्म क्या होता है, जो हमारा स्मोक है, 1 सेकेंड, ये जो हमारा स्मोक है इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म, ठीक है, और जो हमारा हील है इसको हम कहते हैं माइनर टर्म, और जो हमारा फायर है उसको हम कहते हैं मेजर टर्म। अब इन तीनों टर्म्स को याद रखना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है, समझ नहीं आता कि कैसे याद रखें। अब मैं इसको पहले याद करने का आपको तरीका बता देती हूँ। यही वाला जो एग्जाम्पल है ना, मोस्टली आपको यही एग्जाम्पल दिखेगा मिडिल, मेजर और माइनर के लिए, इसीलिए ये एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। इसी से आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि स्मोक क्या होता है, हिल क्या होता है, फायर क्या होता है। तो मैं इन तीनों को याद करने की आपको बताती हूँ पहले ट्रिक। देखो मिडिल, मेजर और माइनर को आप ऐसे मानिए जैसे 3 भाई हैं। माइनर मतलब सबसे छोटा भाई, मिडिल मतलब बीच वाला भाई और मेजर मतलब सबसे बड़ा भाई। ये 3 भाई हैं। सबसे पहला जो सबसे छोटा है वो माइनर, उसके बाद बीच वाले को हम कहेंगे मिडिल और सबसे बड़े भाई को हम कहेंगे मेजर। ऐसा आपने 3 भाई समझ लिए, ठीक है। हम अब समझने वाले हैं कि हम कैसे याद रखेंगे स्मोक, हिल और फायर को। तो जो माइनर है, माइनर मैंने बताया कि सबसे छोटा भाई है माइनर, माइनर मतलब छोटा यानी सबसे छोटा भाई। अब जो माइनर है वो सबसे नीचे आएगा। माइनर का मतलब क्या होता है, हील। देखो हील जो है ना ये सबसे नीचे है, ज़मीन पर है। तो माइनर को आपको कैसे याद रखना है कि ये जो पहाड़ी है ना ये ज़मीन पर होती है, ये सबसे नीचे होती है, इसीलिए ये है माइनर टर्म। माइनर मतलब सबसे छोटा यानी कि सबसे नीचे। सबसे मैंने आपको बताया माइनर सबसे छोटा भाई, मिडिल उससे बड़ा भाई और मेजर सबसे बड़ा भाई। तो जो हमारा माइनर टर्म है वो सबसे छोटा है, इसीलिए वो सबसे नीचे है। हमारी पहाड़ी ज़मीन पर है, सबसे नीचे है, ये हो गया हमारा माइनर टर्म हिल। अब मिडिल टर्म देखते हैं। पहाड़ी के ऊपर धुआं है, देखो ये है ना धुआं, स्मोक, तो पहाड़ी के ऊपर यानी कि माइनर से बड़ा क्या हुआ, मिडिल। पहाड़ी के ऊपर धुआं है तो ये हमारा धुआं क्या हुआ, मिडिल टर्म। हम पहले सबसे छोटा भाई था हमारा माइनर, उसके बाद उससे बड़ा था मिडिल। तो पहले हमने देखा कि सबसे माइनर हुआ पहाड़ी क्योंकि सबसे नीचे है,
और उसके बाद उससे बड़ा होता है मिडिल। इसीलिए हमने देखा कि ये जो धुआं है इस पहाड़ी के ऊपर उठ रहा है, पहाड़ी नीचे ऊपर धुआं है, तो मिडिल हो गया हमारा धुआं, यानी कि स्मोक हमारा हो गया ये मिडिल टर्म। अब मेजर को कैसे याद रखना है, देखो मेजर टर्म होता है हमारा फायर। फायर को क्या कहते हैं हम, आग। आग, आ से आग और आ से आकाश, ये है हमारा आकाश, ये सारा आकाश है। और ये कहाँ है, आग, आ से आग और आ से आकाश। आकाश कहाँ है, सबसे ऊपर। तो जो सबसे ऊपर होगा वो हमारा क्या होगा, मेजर टर्म, क्योंकि सबसे बड़ा भाई है मेजर। इस तरह से आप कनेक्ट करके अगर याद रखोगे ना, आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हील क्या बताया था मैम ने, हील बताया था माइनर, सबसे छोटा, यानी कि ज़मीन पे है ना हील, सबसे पहले है ज़मीन पे, सबसे छोटा है, तो माइनर टर्म हो गया हमारा हील। अब हील के ऊपर है धुआं, तो माइनर के बाद क्या आता है, मिडिल, तभी तो हम मेजर पे जाएंगे। तो हील के ऊपर धुआं है, तो धुआं क्या हुआ हमारा, मिडिल टर्म। और उस धुएं के ऊपर है आकाश, आकाश, आ से आकाश, आ से आग, तो आग जो है या आकाश जो है हमारा वो हुआ मेजर टर्म। ठीक है, पहाड़ी सबसे नीचे माइनर टर्म, धुआं उसके ऊपर मिडिल टर्म, और आग यानी आकाश सबसे ऊपर, तो वो हो गया मेजर टर्म। ये आपका हो गया सीक्वेंस याद रखने का। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। कैसे याद रखोगे, माइनर सबसे छोटा भाई है, मिडिल उससे बड़ा, मेजर सबसे बड़ा। माइनर हमने मान लिया सबसे छोटा, और सबसे छोटा कहाँ होता है, सबसे नीचे सबसे पहले। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी है ये सबसे नीचे है ज़मीन पर, तो ये माइनर टर्म। उसके ऊपर धुआं उठ रहा है, तो वो होगा मिडिल टर्म, बीच का, क्योंकि ये बीच का है ना, ये धुआं बीच का। और उसके बाद आ से आग, आ से आकाश, आकाश सबसे ऊपर है, तो ये हो गया हमारा मेजर टर्म। ऐसे आपको याद हो गया, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हील को क्या कहेंगे, हील माइनर टर्म है या मिडिल टर्म है या मेजर टर्म है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, एनटीए कुछ भी पूछ सकता है। ये याद हो गया कि क्या होता है मिडिल, माइनर और मेजर, स्मोक, हील और फायर, इनका कनेक्शन आपको याद हो गया। अब एक चीज़ और, मिडिल टर्म जो है उसका दूसरा नाम होता है हेतु, और जो हमारा माइनर टर्म है उसका दूसरा नाम होता है पक्ष, और जो मेजर टर्म है उसका दूसरा नाम होता है साध्य। तो हेतु, पक्ष और साध्य, इन तीनों को भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर पूछते हैं पक्ष क्या होता है, तो आपको मिडिल टर्म नहीं लगाना है, आंसर माइनर लगाना है। पक्ष होता है हमारा माइनर, यहाँ पे माइनर क्या होगा, ये हील, हील क्या होगा हमारा पक्ष। ठीक है, और जो मिडिल टर्म है वो है हेतु। ठीक है, हेतु कहाँ पर है हमारा मिडिल टर्म, ये स्मोक है, तो स्मोक क्या हो गया हमारा हेतु, स्मोक क्या हो गया हमारा हेतु। हील क्या हो गया हमारा पक्ष, हील हो गया हमारा पक्ष। और उसके बाद क्या बचा, साध्या, मेजर टर्म। ये जो फायर है ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा साध्या। ऐसे आपको चीज़ों को कनेक्ट करना है, याद रखना है इन चीज़ों को। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये पक्ष, हेतु और साध्य जो हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख भी लेना अपने पास। इन तीनों को ही हम कहते हैं 3 टर्म्स ऑफ अनुमान। ये अनुमान के 3 टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। पक्ष क्या होता है, मैंने अभी बताया, पक्ष कहते हैं हम माइनर टर्म को। पक्ष होता है हमारा माइनर टर्म, जो कि उस स्टेटमेंट में क्या था, स्टेटमेंट में हील, क्योंकि हमने देखा था माइनर यानी कि सबसे पहले, और सबसे पहले ज़मीन आती है, ज़मीन से ऊपर को चलते हैं ना हम, नीचे से ऊपर को चलते हैं, तो सबसे पहले ज़मीन पे पहाड़ है, तो पहाड़ हील क्या हुआ हमारा माइनर टर्म। अब पहाड़ी के ऊपर धुआं है, तो धुआं क्या हुआ हमारा मिडिल टर्म, जिसे हम कहते हैं हेतु। हेतु क्या होता है हमारा मिडिल टर्म। नेक्स्ट आया अब हमारा साध्या। साध्या क्या होता है, साध्या को हम कहते हैं मेजर टर्म। जो हमारा फायर है ये सबसे ऊपर था ना, आ से आग, आ से आकाश, आकाश मतलब सबसे ऊपर यानी सबसे बड़ा, सबसे मेजर, तो मेजर टर्म हुआ हमारा आकाश, और आकाश को या मेजर टर्म को हम क्या कहते हैं, साध्या। इसको आप PHS से याद रख सकते हो, माइनर, मिडिल, मेजर, PHS से आप याद रख सकते हो इसको तीनों को। पक्ष, हेतु और साध्य, ये तीनों ही अनुमान के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब आप नहीं भूलोगे कि पक्ष, हेतु और साध्य क्या होता है। एक और मैं चीज़ आपको बताती हूँ, जैसे आप पक्ष में कंफ्यूज हो सकते हो, पक्ष को देखकर आप भूल सकते हो एग्जाम में कि पक्ष जो था हमारा माइनर था या फिर मिडिल था, स्मोक को कहेंगे या फायर को। तो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा इसकी भी ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको याद रखने के लिए। देखो, पक्ष P से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, P से स्टार्ट हो रहा है, ये P से पक्ष, और P से ही, पा से ही होता है पर्वत, पा से पर्वत होता है और पा से ही पक्ष। और पर्वत को हम हील को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पर्वत। तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि हील को हम हिंदी में कहते हैं पर्वत, और इंग्लिश में हो गया हमारा पक्ष। तो हील यानी पर्वत यानी पक्ष, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। और माइनर तो आपको याद रहेगा ही अब हील, तो आपका ये गलत नहीं होगा। ये सब चीज़ें हो गई, याद हो गया हमें सब कुछ। अब हम देखते हैं कि हेतु और साध्य। देखो व्याप्ति क्या होता है,
जो हमारा हेतु और साध्य है, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो हेतु हमारा मिडिल टर्म होता है और जो हमारा साध्य मेजर टर्म होता है, मेजर टर्म, इन दोनों के रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, इन दोनों के रिलेशन को हम कहते हैं व्याप्ति। अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, आगे बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि क्यों हम कहते हैं इसको व्याप्ति। आगे समझते हैं, अब जानते हैं अब व्याप्ति के बारे में कि व्याप्ति होता क्या है। व्याप्ति जिसको हम इनवेरिएबल रिलेशन भी कहते हैं, यानी व्याप्ति का मतलब है ऐसे संबंध, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो चीज़ों में ऐसा संबंध है जो अपरिवर्तनीय है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, इनवेरिएबल। तो व्याप्ति का क्या मतलब है, व्याप्ति को हम कहते हैं इनवेरिएबल रिलेशन या इनवेरिएबल कन्कॉमिटेंस, यानी अपरिवर्तनीय संबंध जिनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। देखो पहले इसको पढ़ते हैं थोड़ा। व्याप्ति रिलेशन बिटवीन हेतु यानी कि मिडिल टर्म एंड साध्या यानी मेजर टर्म। ये तो आपको याद रखना ही है कि व्याप्ति किस किस के बीच का रिलेशन है, मिडिल एंड मेजर, ये तो भूलना ही नहीं है। मिडिल और मेजर के बीच के रिलेशन को हम कहते हैं व्याप्ति। इट इज कंसिडर्ड एज द लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फ्रेंस विच इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, यानी किसी भी तर्क का तार्किक आधार माना जाता है व्याप्ति को, और व्याप्ति के बगैर हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। नो कंक्लूजन कैन बी इन्फर्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब क्या है, देखो व्याप्त का मतलब होता है, जैसे आप कहते हो ना कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सुना होगा आपने स्टेटमेंट अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो, कि जैसे ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ठीक है, तो जो चीज़ हम जिस सच को, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ईश्वर का कण कण में व्याप्त होना, ये दोनों जो चीज़ें हैं, इन दोनों का जो संबंध है ये अपरिवर्तनीय है, इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, हमेशा ही से था और हमेशा ही रहेगा। ओके, जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे कि आकाश में काले बादल हैं, ठीक है, तो आप क्या इन्फर करते हो कि बारिश होगी। तो काले बादल और बारिश, इन दोनों का जो संबंध है ना वो अपरिवर्तनीय है। काले बादल हैं तो आपने कंक्लूजन निकाल दिया, भाई आज आसमान में काले बादल दिखाई दे रहे हैं तो आज तो बारिश होगी ही होगी। जैसे कि मैंने अभी बताया हील वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया कि कोई भी हिल है, हिल के पीछे आपने देखा स्मोक, धुआं, आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये धुआं इसीलिए है क्योंकि हील पे आग लगी होगी, पक्का ये आपने कंक्लूजन निकाला कि धुआं इसीलिए है क्योंकि हील पे आग लगी हुई है। तो आग का कनेक्शन किससे है, धुएं से, धुएं का कनेक्शन किससे है, आग से। इन दोनों का जो रिलेशन है ये अपरिवर्तनीय है। जहां भी धुआं होगा वहां आपको पता चलेगा कि जरूर आग लगी हुई है, चेंज नहीं कर सकते आप। धुआं देखते ही अगर किचन में अगर धुआं उठ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं आग लग गई है। ऐसे ही पहाड़ी पर अगर आपने धुआं देखा तो आपको पता चला कि कहीं ना कहीं आग लगी है। या फिर आपने काले बादल हैं जैसे, तो आपने क्या अंदाजा लगाया कि भाई बारिश होगी। तो जो यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं, जो यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं, जो अपरिवर्तनीय संबंध होते हैं, उनको हम कहते हैं व्याप्ति। और ये किसके बीच का रिलेशन है, मिडिल टर्म और मेजर टर्म, इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम कहते हैं व्याप्ति। हिंदी में भी लिखा हुआ है व्याप्ति हेतु यानी कि मिडिल टर्म और साध्या यानी कि मेजर टर्म के बीच के संबंध को व्याप्ति कहते हैं। इसे तर्क का तार्किक आधार माना जाता है जो ज्ञान के साधनों में से एक है। ठीक है, यानी कि ज्ञान हासिल करते हैं हम। व्यक्ति के ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति लिखा हुआ है यहाँ पर, ये व्याप्ति है, व्याप्ति के ज्ञान के बिना कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यानी किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए व्याप्ति का होना जरूरी है, दो चीज़ों में संबंध का होना जरूरी है, तभी तो हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। ठीक है, बादलों का, जैसे काले बादल का बारिश से संबंध, जब काले बादलों का हमें पता था कि काले बादलों से बारिश होती है, तभी तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि आज काले बादल हैं तो बारिश पक्का होगी। उस तरीके से अब एक एग्जाम्पल ये वही वाला हम देखते हैं, द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द स्मोक। स्मोक क्या था, हमारा मिडिल टर्म। मैंने बताया था ना, स्मोक बीच में है, आकाश के और पर्वत के बीच में होता है स्मोक, तो वो है मिडिल टर्म। एंड फायर आग यानी आकाश यानी सबसे ऊपर यानी मेजर टर्म। तो द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द स्मोक मिडिल टर्म एंड फायर मेजर टर्म इज कॉल्ड एज व्याप्ति। वेरेवर द स्मोक एग्जिस्ट, जहाँ भी स्मोक होगा देयर एग्जिस्ट द फायर, वहाँ पर आग जरूर होगी। द रिलेशन इज कॉल्ड व्याप्ति, इसी रिलेशन को हम कहते हैं व्याप्ति यानी यूनिवर्सल रिलेशन। उदाहरण के लिए धुआं यानी मिडिल टर्म और अग्नि मेजर टर्म के परस्पर संबंध को व्याप्ति कहते हैं। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है और इसी संबंध को व्याप्ति कहा जाता है।
यानी ऐसा संबंध जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक के होने से दूसरे के होने की पुष्टि होती है। एक चीज़ है तो दूसरे के व्याप्त होने का पता चलता है। धुआं होने से हमें आग के व्याप्त होने का पता चलता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं व्याप्ति। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि व्याप्ति होता क्या है। अब हेतु हमने देखा, हेतु के जो दूसरे हेतु जो होता है हमारा उसे हम कहते हैं रीज़न। हेतु जो हमारा मिडिल टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, कारण, और उसका दूसरा नाम क्या है, मिडिल टर्म। और यहाँ पर क्या है हमारा स्मोक जो है वो है हमारा हेतु, और लिंगा भी कहते हैं इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ये चारों ही नाम किसके हैं, हेतु के। हेतु होता है हमारा कारण, रीज़न, जिसका दूसरा नाम है मिडिल टर्म। और यहाँ इस स्टेटमेंट के एग्जाम्पल में जो स्मोक है वो हमारा है हेतु यानी कि कारण। आग का जो स्मोक का जो कारण है यानी कि जो आग लग रही है, तो हमें किससे पता चला, स्मोक से पता चला। तो स्मोक क्या है हमारा हेतु, और लिंगा भी हम किसको कहते हैं, हेतु को ही कहते हैं। साध्या, साध्या किसे कहते हैं हम, मेजर टर्म को। और यहाँ पर क्या था हमारा मेजर टर्म, फायर। तो मेजर टर्म फायर है तो हम उसे क्या कहेंगे, साध्या। और इसी रिलेशन को, हेतु और साध्या, इन दोनों के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, व्याप्ति। आया समझ? इस तरीके से इसको आपको समझना है। क्या समझना है, हेतु का दूसरा नाम रीज़न, मिडिल टर्म कहते हैं हेतु को। इस स्टेटमेंट पर हमारा स्मोक था हेतु क्योंकि वो मिडिल टर्म है, और लिंगा भी हेतु का नाम है। साध्या यानी मेजर टर्म, जो कि इस स्टेटमेंट में क्या था, फायर। और हेतु और साध्या के बीच के रिलेशन को हम कहते हैं व्याप्ति। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ व्याप्ति, कि व्याप्ति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बेसिकली व्याप्ति के 4 प्रकार हैं, 4 मेन प्रकार हैं, 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला है समव्याप्ति, दूसरा है विषम व्याप्ति, तीसरा है अन्वय व्याप्ति, और चौथा है व्यात्रिक व्याप्ति। इन नामों को देखकर ना एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी समझ नहीं आता इसका क्या मतलब है। मैंने बहुत इजी एग्जाम्पल लिए हैं आज इन चारों ही टाइप्स को समझाने के लिए, इसलिए आप बस ध्यान से सुनते रहना। जो समव्याप्ति है, समव्याप्ति देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और व्याप्ति। सम और व्याप्ति ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ए व्याप्ति बिटवीन टर्म्स ऑफ इक्वल एक्सटेंशन इज कॉल्ड समव्याप्ति। समव्याप्ति का क्या मतलब होता है कि एक मतलब टर्म्स के बीच इक्वल एक्सटेंशन अगर है तो हम उसको कहेंगे समव्याप्ति। एक तरीके से ऐसे है कि अगर आप वाइस वर्सा किसी चीज को बोल सकते हो ना, तो उसका मतलब होगा समव्याप्ति। यानी कि देखो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। एक ये है ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल एग्जाम्पल है इसका, द 3 लाइन्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड अगेन ए ट्राइंगल इज फॉर्म बाय 3 लाइन्स। ये हैं 3 लाइन, इन 3 लाइनों से, इन 3 बराबर लाइनों से मिलकर ये बना है, ठीक है। तो त्रिभुज जो होता है ट्राइंगल 3 लाइन से बनता है, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 3 लाइन से त्रिभुज बनता है। तो एक तो हमारा स्टेटमेंट है त्रिभुज 3 लाइन से बनता है, ये जो त्रिभुज है ये 3 लाइन से बनता है, एक तो स्टेटमेंट है ये। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं 3 लाइनों से त्रिभुज बनता है। दोनों स्टेटमेंट समान है, दोनों एक ही मतलब बता रहे हैं, दोनों बातों का एक ही मतलब है, यानी समान, दोनों स्टेटमेंट समान है, समव्याप्ति। यहाँ पर रिलेशन बिल्कुल सेम है, दोनों स्टेटमेंट एक ही बात कर रहे हैं। चाहे आप ये कह दीजिए कि एक ट्राइंगल 3 लाइनों से बनता है, या फिर आप ये कह दीजिए कि 3 लाइनें मिलकर एक ट्राइंगल बनाती हैं। इन दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों ही स्टेटमेंट आप वाइस वर्सा यूज कर सकते हो, उसे हम कहते हैं समव्याप्ति। यानी कि इक्वल एक्सटेंशन, 2 टर्म्स के बीच इक्वल एक्सटेंशन, उसको हम कहेंगे समव्याप्ति। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे कि एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ कि एक त्रिभुज अगर है, उसको आप ऐसे कह सकते हो कि 3 लाइनों से त्रिभुज बनता है। दूसरी बात आप क्या कह सकते हो कि त्रिभुज बनता है 3 लाइनों से। कैसे भी कह दो, बात तो एक ही है, चाहे ये कह दो कि त्रिभुज 3 लाइनों से बनता है या फिर 3 लाइनों से त्रिभुज बनता है, दोनों बातें एक हैं, दोनों बातें समान हैं, और सम मतलब समान, समव्याप्ति। इस टाइप का जो रिलेशन होता है वो होता है समव्याप्ति। जैसे कि एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज व्हाट इज नोएबल इज नेमेबल एंड व्हाट इज नेमिएबल इज नोएबल। यानी कि जो चीज़ हम जानते हैं उसका नाम ज़रूर है, और जिस चीज़ का नाम है उसे हम जानते हैं। दोनों आप वाइस वर्सा इन दोनों चीज़ों को कह सकते हो, यानी वी इन्फर वन फ्रॉम अनदर।
एंड वाइस वर्सा। हम किसी एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को इन्फर कर सकते हैं। जैसे कि जो चीज़ें हम जानते हैं, जो चीज़ जानने काबिल है या जो हम जान सकते हैं, नोएबल है, उसका नाम होता है। दूसरा हम इसी को कैसे कह सकते हैं कि जिन चीज़ों का नाम होता है, ठीक है, व्हाट इज नेमिएबल इज नोएबल, उन चीज़ों को जाना जा सकता है। दोनों एक ही बातें हो गई। तो ऐसे दो स्टेटमेंट जिनको हम वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं, एक दूसरे को वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं, उनका मतलब चेंज नहीं होगा, उनका मतलब एक ही होगा। यानी कि हम इन्फर कर सकते हैं एक स्टेटमेंट से एक अनदर स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं समव्याप्ति। सम मतलब समान, यानी दोनों स्टेटमेंट का समान होना, चाहे आप ऐसे बोल दो चाहे आप वैसे बोल दो, उसको हम कहते हैं समव्याप्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं असमव्याप्ति क्या होता है। असमव्याप्ति होता है, देखो सम मतलब समान, असम मतलब यहाँ पर समान नहीं होगा। यहाँ पे हम वाइस वर्सा नहीं बोल सकते चीज़ों को। यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिनको हम एक बात कहने के बाद दूसरी बात को उसी की तरह नहीं बोल सकते। जैसे त्रिभुज को हमने बोला कि त्रिभुज बनता है 3 लाइनों से, दूसरा हमने बोला था 3 लाइनों से त्रिभुज बनता है। तो दोनों बातें हम कह सकते हैं और वो सही भी होंगी, ट्रू भी होंगी। बट असमव्याप्ति में क्या होता है, ए व्याप्ति बिटवीन टर्म्स ऑफ अनइक्वल एक्सटेंशन। वहां क्या था, इक्वल एक्सटेंशन, यहाँ पर क्या है, अनइक्वल एक्सटेंशन इज कॉल्ड एन असमव्याप्ति। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, असम मीनिंग अनलिमिटेड एंड व्याप्ति। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो असम और एक व्याप्ति। अगर आप नाम से समझोगे ना तो याद रहता है, कंफ्यूज नहीं होते हैं हम अगर नाम से चीज़ों को याद रखते हैं। सम मतलब समान, असम मतलब असमान। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। अर्थ इज राउंड, हमारा एग्जाम्पल है अर्थ इज राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है, बट इट कैन नॉट बी वाइस वर्सा एज एनीथिंग दैट इज राउंड इज नॉट द अर्थ। यानी अगर हम कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर गोल चीज़ पृथ्वी है। हम वाइस वर्सा यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने वहाँ पे किया था कि त्रिभुज 3 लाइनों से बनता है, 3 लाइनों से त्रिभुज बनता है, दोनों बातें सेम हो गई थी, बात भी एक ही थी, मतलब भी एक ही निकल रहा था। यहाँ पर क्या है, अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है हमने कहा, लेकिन हम इसका वाइस वर्सा नहीं बोल सकते कि हर गोलाकार चीज पृथ्वी है। जहाँ हम दोनों स्टेटमेंट को वाइस वर्सा यूज नहीं कर सकते, वहाँ होती असमव्याप्ति। और जहाँ पे हम 2 स्टेटमेंट को एक दूसरे के एक तरीके से वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं, एक से दूसरे को इन्फर कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम समव्याप्ति। एग्जाम्पल आपको समझ में आया, पृथ्वी गोल है, लेकिन विपरीत क्रम में ये सत्य नहीं है कि गोलाकार वाली हर चीज पृथ्वी है, उसको हम कहेंगे असमव्याप्ति। यानी दोनों स्टेटमेंट समान नहीं हो सकते और ना ही हम इन्फर कर सकते हैं एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को, वो होता है असमव्याप्ति। तीसरा है अन्वयव्याप्ति। अब अन्वयव्याप्ति का क्या मतलब होता है, दिस टाइप ऑफ व्याप्ति इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड अफर्मिंग बिटवीन हेतु एंड साध्य फायर। wherever hetu exist, there always sadhya also exist. For example, where there is smoke there is fire. अन्वय व्याप्ति का मतलब है कि 2 चीजें साथ में मौजूद होंगी, एक तरीके से प्रेजेंस का होना, दोनों चीजों का मौजूद होना, उपस्थित होना। जैसे हमारा स्मोक वाला एग्जाम्पल था कि अगर धुआं है तो आग जरूर होगी। धुआं अगर आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर तो आप क्या इन्फर करोगे कि जरूर आग लगी हुई है। तो जहाँ धुआं है वहाँ आग का कंक्लूजन निकालेंगे, सभी लोग निकालेंगे। तो अन्वय व्याप्ति का क्या मतलब है, फिक्स्ड अफर्मिंग, हेतु और साध्य के बीच फिक्स्ड अफर्मिंग व्याप्ति इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड अफर्मिंग बिटवीन हेतु एंड साध्य। मतलब जहाँ पर हेतु होगा वहाँ पर साध्य भी होगा। हेतु मतलब और साध्य मतलब धुआं और आग, जहाँ पर धुआं है वहाँ आग भी होगी ही होगी, वो होता है अन्वय व्याप्ति। अन्वय मतलब एक चीज़ अगर है तो दूसरी भी होगी। जैसे कि 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हैं आप, 2 लोग, 2 लड़के भी हो सकते हैं, 2 लड़कियां भी हो सकती हैं, या लड़के लड़की भी हो सकते हैं। अब एक कॉलेज गया, वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। अब एक कॉलेज गया और दूसरा नहीं गया, तो सब लोग कहेंगे नहीं भाई तुम्हारा दोस्त कहाँ गया, तो उसका दूसरे का मौजूद होना, मतलब एक है तो दूसरा होगा, दोनों होंगे, साथ में ही होंगे दोनों, क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। तो धुआं है तो आग होगी, यानी कि एक बेस्ट फ्रेंड है तो दूसरा भी लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये है तो वो तो पक्का ही आया होगा आज। जैसे एक को देखा तो लोग क्या अंदाजा लगाएंगे, अच्छा ये आया हुआ है आज कॉलेज तो वो तो पक्का ही होगा, इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगला हम देखते हैं व्यात्रिक व्याप्ति।
व्यात्रिक व्याप्ति का क्या मतलब है, ये होता है एब्सेंस। यहाँ पर क्या होगी, एब्सेंस। यहाँ पर अन्वय में क्या थी कि एक प्रेजेंट है तो दूसरा भी प्रेजेंट होगा ही होगा, धुआं है तो आग होगी। व्यात्रिके में क्या होता है, एब्सेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ साध्य यानी कि फायर यानी कि मेजर टर्म इज एब्सेंट, यानी कि अगर आग उपस्थित नहीं है, आग नहीं है, तो फिर हेतु यानी कि स्मोक इज ऑल्सो एब्सेंट। अगर आग नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा। जैसे कि किसी तालाब का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तालाब में धुआं नहीं होता है, तालाब में कोई धुआं होता है, नहीं होता, तो वहाँ पर हम क्या इन्फर करेंगे कि यहाँ पर कोई आग भी नहीं है, यानी कि एब्सेंस का होना। अगर एक चीज़ एब्सेंट है तो दूसरी भी एब्सेंट होगी। ये अन्वय का उल्टा होता है व्यात्रिके। अन्वय में क्या था, अगर धुआं है तो आग भी होगी, धुआं है तो हमने इन्फर किया कि आग लगी होगी। व्यात्रिके में क्या है, एब्सेंस, यानी आग नहीं है तो धुआं भी नहीं है। अगर जैसे कि तालाब में अगर हमने देखा आग नहीं है तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि धुआं भी, आग नहीं है धुआं नहीं है, धुआं नहीं है तो आग नहीं है। ये होता है व्यात्रिके व्याप्ति। इसका क्या मतलब होता है, एब्सेंस। यहाँ पर क्या है, दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ अगर एब्सेंट है तो दूसरी भी एब्सेंट होगी। यहाँ पर एक चीज़ प्रेजेंट है तो दूसरी भी प्रेजेंट होगी। ये होता है अन्वय व्याप्ति और ये होता है व्यात्रिके व्याप्ति। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। अब जो एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं उनको हम देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट 1 है हमारा, ए व्याप्ति बिटवीन टू टर्म्स ऑफ इक्वल एक्सटेंशन इज कॉल्ड समव्याप्ति। यही तो हमने अभी पढ़ा था। सेकंड देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन द फायर एंड स्मोक इज दैट ऑफ समव्याप्ति। क्या हम फायर और स्मोक के रिलेशन को समव्याप्ति कह सकते हैं? आप बताइए, सोचिए खुद। समव्याप्ति में हमने क्या देखा था? समव्याप्ति में हमने देखा था कि अगर हम ये कह सकते हैं कि एक त्रिभुज 3 लाइनों से बनता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3 लाइनों से एक त्रिभुज बनता है। दोनों बातें कह सकते हैं, वाइस वर्सा दोनों बातों को यूज कर सकते हैं, बात एक ही होगी। क्या हम ये कह सकते हैं? देखो, हम ऐसा तो कह सकते हैं कि स्मोक है तो फायर होगी, ठीक है। हम ऐसा तो कह सकते हैं स्मोक देखकर कि धुआं है तो आग जरूर लगी होगी, धुआं है तो फायर होगी। यानी कि धुआं किसकी वजह से है? आग की वजह से। धुआं किसकी वजह से है? आग की वजह से। और आग किसकी वजह से है? धुएं की वजह से। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हम ऐसा तो कह सकते हैं कि धुआं आग की वजह से होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि आग धुएं की वजह से होती है, ठीक है। जो फायर है वो स्मोक की वजह से होती है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा इन्फर नहीं कर सकते। इन दोनों स्टेटमेंट्स को वाइस वर्सा यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। कहाँ पर लिखा हुआ है? ये है ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सेकंड देखते हैं, व्हाट इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस इन न्याय फिलॉसफी। अब ये जो है चारों, आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्य और सन्निधि, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। बहुत बार पूछा गया है इनका सीक्वेंस आपसे एग्जाम में, कि इनको आप उसमें क्रोनोलॉजी में लगाइए कि सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है आकांक्षा, फिर है योग्यता, फिर है तात्पर्य और फिर है सन्निधि, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले आता है, आपको याद रखना है इसको, सबसे पहले आता है आकांक्षा नंबर 1, फिर आता है योग्यता नंबर 2, उसके बाद आता है सन्निधि नंबर 3, उसके बाद आता है तात्पर्य यानी कि नंबर 4। इसको आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये? क्या होगा हमारा सीक्वेंस? ए बी डी सी। कहाँ पर है? ये है ऑप्शन नंबर 2 में है ए बी डी सी। आकांक्षा का क्या मतलब होता है? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य, ये तो आपको याद रखना ही है कि इसका सीक्वेंस ये होता है। अब आकांक्षा का क्या मतलब होता है? आकांक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, यानी कि आशावान होना, किसी से कोई उम्मीद रखना, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आकांक्षा। जैसे आपने नाम सुना भी होगा ना, आकांक्षा। तो आकांक्षा का क्या मतलब होता है? एक्सपेक्टेशन। और उसके बाद है योग्यता। योग्यता हम किसको कहते हैं? योग्यता कहते हैं हम कंसिस्टेंसी को। योग्यता किसको कहते हैं? हम कंसिस्टेंसी को। ऐसे ही ये तात्पर्य, तात्पर्य मतलब किसी चीज़ का मतलब। और सन्निधि का क्या मतलब होता है? एक जैसा होना दो चीज़ों का, तो उसको हम कहेंगे सन्निधि। तो ऐसे ही आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, ए बी डी सी।
एक और देखते हैं, इन्फ्रेंस अनुमान इन इंडियन लॉजिक इज रूटेड इन। आपको बताना है जो इन्फ्रेंस है इंडियन लॉजिक में उससे रिलेटेड इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट इज वेरिएबल रिलेशन बिटवीन माइनर एंड मेजर टर्म। क्या हमने ये पढ़ा था कि माइनर और मेजर टर्म के बीच वेरिएबल रिलेशन होता है? क्या हमने व्याप्ति का मतलब ये समझा था? सेकेंड इज इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन मिडिल टर्म एंड माइनर टर्म। क्या हमने ये देखा था कि इनवेरिएबल रिलेशन होगा मिडिल टर्म और माइनर टर्म के बीच? थर्ड इज वेरिएबल कंकोमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। वेरिएबल जिसको हम बदल सकते हैं, परिवर्तनीय, कंकोमिटेंस किसके बीच? मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच। फोर्थ इज, मैंने व्याप्ति को जब मैं स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। अगर आपने अच्छे से मेरी बातों को सुना था तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फोर्थ इज इनवेरिएबल कंकोमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। यही चीज़ तो हमने पढ़ी थी। इनवेरिएबल मतलब अपरिवर्तनीय, इनवेरिएबल मतलब अपरिवर्तनीय संबंध बिटवीन मिडिल टर्म और मेजर टर्म, उसी को तो हमने पढ़ा था क्या होता है? व्याप्ति। ठीक है, तो इनवेरिएबल यानी कि अपरिवर्तनीय संबंध किसके बीच? मिडिल टर्म के बीच और मेजर टर्म के बीच, उसको हम कहते हैं व्याप्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनवेरिएबल कंकोमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, एक एक चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हो, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।